हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वी कुमार एंड वेलकम टू कुमार स्टडी जोन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे शासकों की इमारतों के बारे में, जो क्या बोलते हैं, 5वां अध्याय है इतिहास का। तो इसमें हमने एक वीडियो इससे पहले बना दी थी और ये नेक्स्ट पार्ट है उसी का ही। तो सबसे पहले हमने कुतुब मीनार के बारे में बताया था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है, और किस किस ने इसको पूरा कराया। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत मुग़ल साम्राज्य है, उस काल में जो बिल्डिंग बनाने में जो इसकी जो अभियांत्रिकी कौशल या निर्माण कार्य था, उसके बारे में बात करेंगे। अभियांत्रिकी का मतलब होता है जो इंजीनियरिंग थी, किस तरह की इंजीनियरिंग थी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, यहाँ देखिए कितना अच्छी बात लिखी है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों तथा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं। देखिए, जो हम छत बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि 4 दीवारों के आर पार कोई लकड़ी रख देते हैं, या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि जब छत बनाने के लिए नीचे लकड़ी का सपोर्ट कर देते हैं, फिर ऊपर 4 दीवार पे लकड़ी रख देते हैं, कच्ची छत बना देते हैं मतलब। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। अब उस समय कठिन क्यों हो जाता था, इसका कारण क्या है। जब हम एक विस्तृत अधिरचना को विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए अधिक परिग्रस्त कौशल की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, जो हमारे जो आज के मकान हैं, उसकी जो ये बोलते हैं लंबाई चौड़ाई, वो कम होती है। किंतु उस ज़माने में क्या होता था कि जैसे राजाओं के महल बनाते थे, बहुत लंबे चौड़े होते थे। तो ये काम करना, जो कच्ची छत बनाना, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है उस टाइम पे, ठीक है। अब वो कैसे बनाते थे, इसमें बताया गया है, देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण पद्धति। ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण पद्धति के बारे में देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तोड़ा जो अनुप्रस्थ तोड़ा ये प्रणाली है, वो इस तरह की होती है। दिल्ली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा, ये कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में मस्जिद है। पूछा जा सकता है कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये देखिए, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा, ये लिखा, ये जो मेहराब बना देते पहले, जैसे ये बिल्डिंग बनानी, तो इस बिल्डिंग को बनाने से पहले ये मेहराब इस तरह का बनाना होता था लकड़ियों का, ठीक है। तो ये जो इस तरह का लकड़ियों का बनाते थे, फिर इसके ऊपर सीमेंट डाल देते थे। तो इसी पद्धति को क्या कहा गया है, इस प्रणाली को क्या कहा गया, अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया है, अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक। तो ये है अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक, मीन्स कच्ची लकड़ियों का बना देना, पहले लकड़ियों का बना देना, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल देना, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब ये देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, तो ये इसमें थोड़ा पढ़ लीजिए। तो चित्र ये वाला चित्र को है, ये वाला जो है ये को है, को, ठीक है, 3 को लिख सकते हैं इसको। तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण, ये जो मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर है, का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 1999। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये पूछ सकते हैं कि आपसे एग्जाम में, कंदारिया मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था कंदारिया मंदिर का निर्माण, चंदेल राजवंश के राजा धनदेव, ठीक है, धनदेव ने किया था 1999 में। चित्र खा की बात करते हैं, ये वाला चित्र खा है, ये जो चित्र है खा है। तो चित्र 3 खा में मंदिर योजना, ये मंदिर की एक योजना है। ये अलंकृत के द्वारा इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप, ठीक है, एक मंडप होता था मंदिर के अंदर, जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता था। ये जो पार्ट है, इसमें नृत्य का आयोजन होता था, मंदिर के अंदर होता था, ठीक है। अब देखिए, तक पहुँचा जा सकता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर गर्भ, देखिए जो प्रमुख देवता की मूर्ति है वो कहाँ रखते थे, गर्भगृह का मतलब मंदिर में रखी जाती थी, मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। जो देवता की मूर्ति है वो मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे, तथा इसमें केवल राजा, और जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे उसमें कौन था, इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार, पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो
समूह में राज के मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक है, अच्छी अच्छी मूर्ति रखी गई थी इसमें। तो अब ये देखिए, अब ये लिखा तंजावुर के तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। ये तंजावुर का मंदिर है, ये इसका शिखर हो गया। शिखर कहते हैं जो लास्टेस्ट पार्ट होता है, मतलब लास्ट पार्ट जो होता है मंदिर का, सबसे ऊंचा पार्ट, उसको शिखर बोलते हैं, चोटी। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ठीक है, तो ये तंजावुर का मंदिर, जितने भी मंदिर थे उस जमाने में, तो सबसे ऊंचा मंदिर का जो शिखर था, ये पूछा जा सकता है कि किस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा था। तो राजराजेश्वर मंदिर का शिखर जो है सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन तो नहीं थी। ये जिसका निर्माण कार्य हुआ इतने ऊंचे मंदिर का, जैसे आज क्रेन ले आते हैं, तो उस जमाने में क्रेन तो नहीं थी। तो फिर इसका निर्माण, ये पत्थर कैसे पहुँचाया देखेंगे। ये जो पत्थर इसके ऊपर वाले पार्ट पर पत्थर रखा गया, वो कैसे रखा गया, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन तो नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना भारी होता था, उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। देखिए, चढ़ाईदार रास्ता, ये दो मंदिर के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर का शिखर कंधारी मंदिर के शिखर से दुगना ऊंचा है? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए इसके किस तरह का ये पत्थर कैसे चढ़ाया जाता था। ऐसे चढ़ाया जाता था। यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ तक एक रास्ता बना दिया जाता था। ठीक है, ये लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता होता था। कितने किलोमीटर होता है? 4 किलोमीटर का। तो यहाँ से पत्थर, मोटा पत्थर, तो क्या करते थे लोग, ये पत्थर ऐसे ऐसे रुड़गा रुड़गा कर ऐसे यहाँ पहुँचा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह ये मंदिर का निर्माण किया गया है। अब अगली देखेंगे यहाँ, ये चित्र में भी देख सकते हैं आप, देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें चित्र में ये दिखाया गया है। सबसे पहले ये मान लीजिए मंदिर बनाना ऊपर, तो ये रास्ते पर ऐसे जाते थे लोग सामान लेकर के, ये रास्ता दिखा रखा है। ठीक है, मेहराब का विशुद्ध रूप से अलाई दरवाजे का, जो अलाई दरवाजे का मेहराब, ठीक है, प्रारंभिक 14वीं, ये अलाई दरवाजे का मेहराब बनाया गया है यहाँ। ये जो अलाई दरवाजे का मेहराब है, ये जो अलाई दरवाजा है, इसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे अलाई दरवाजा बनाना है, तो अलाई दरवाजा बनाने के लिए पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, इसका कच्चा। ठीक है, तो मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। तो अगर ये मेहराब बनाना, तो पहले ऐसे कच्चा बनाना पड़ेगा, फिर इसको सीमेंटेड किया जाता था। तो कहने का इसमें लिखा है कि 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकार का यही चापाकार रूप था। वास्तुकार के इस रूप को क्या कहते हैं? चापाकार रूप। इस तरह का बना करके और इस पर डाल देते थे फिर बाद में। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कच्चा बना दिया, इसको सीमेंट अलग रख कर बना दिया, फिर इसके ऊपर इसको सेट कर देते थे, इस तरह बना करके अलग रख, इसको फिर सेट कर देते थे इस गेट के ऊपर। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया? चापाकार। चाप सी बना दी, फिर इसके ऊपर सेट कर दिया इसको। तो दूसरी बात यह है कि जो ये अलाई दरवाज़ा है, अब क्वेश्चन ये भी आता है, ये अलाई दरवाजे का चित्र देख रही हैं कि अलाई दरवाज़ा ये किसने बनवाया था? ये कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार में एक अलाई दरवाज़ा है जिसका निर्माण एके ने किया था। एके का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उस श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। ये वाला चित्र 6 में। ठीक है, बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं तथा पत्थरों के ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब देख सकते हैं पत्थरों के ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, अब मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण किया गया है बहुत सारा इस युग में। फिर दूसरा क्या है कि अब ये देख लीजिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा? मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य एवं धर्म की कार्यशिला का वास्तुशिल्पी बताया है। ठीक है, क्या बताया? वास्तुशिल्पी, अर्थात वास्तुकला का जो चरमोत्कर्ष जिसको काल कहते हैं, वो शाहजहां के समय को ही कहते हैं। ठीक है, वास्तुकला में जो ये मंदिर, ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंगों का निर्माण, जो सुंदर सुंदर बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, शाहजहां काल में ही हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं, ये क्या है?
ये देख लीजिए, अपनी नई राजधानी शाहजहाबाद, जो नई राजधानी शाहजहाबाद बनी थी, ये कब बनाई थी? 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जमी मस्जिद की योजना। ये जमी मस्जिद की योजना है भैया। ये जमी मस्जिद इस तरह की थी, देख लीजिए चित्र में उसको आप। किसने बनवाया था जमा मस्जिद? ये शाहजहां ने बनवाई थी। अब आगे देख लेंगे, गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं। तो देखिए जो गोल्डन टेम्पल है, अब सवाल ये है कि जो गोल्डन टेम्पल है, ये गोल्डन टेम्पल ये अमृतसर में है, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ये अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी अमृतसर बसाने के लिए रामदास को। रामदास ने क्या किया था? ये गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था अमृतसर में। अब आगे देखेंगे, ये चार बाग की बात करते हैं। चार बाग, ये जो चार बाग है, यहाँ खास बात यह है कि चार बाग में ये जो बाबर को दफना गया था। हालांकि बाद में जो सूरी के समय में जो पत्नी यूसुफ जाई थी, इसकी जो अस्थियाँ निकाल करके काबुल ले गई थी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे इसमें। फिर आगे देख लीजिए इसमें, अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखो बाग, यहाँ से पढ़ते हैं बाग मकबरे किले, ठीक है। इस युग में बाग भी बनवाए गए हैं, मकबरे बनवाए गए हैं और किले बनवाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। जो मुगलों के समय क्या था? वास्तुकला अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला वास्तुकला, जो शाहजहां थे साहित्य कला वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, ठीक है। वास्तुकला में कौन रुचि लेते थे? वास्तुकला का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ वास्तुकला का तात्पर्य है कि जो बिल्डिंग बनाने में कौन कौन रुचि लेते थे? जैसे अकबर हुआ, ठीक है, शाहजहां हुआ, या ये बोलते हैं जहांगीर हुआ, इन तीनों लोगों ने, हुमायूं ने, इन्होंने सब क्या किया? वास्तुकला में रुचि ली है, अर्थात इसका मतलब नई नई बिल्डिंगें बनवाई है, में रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अगर आप बाबर की आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसने जो योजनाएं बाग बनाने में उसकी क्या योजना थी, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह लिखा है। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि कौन कौन सी बाग योजनाएं उसने बनाई है, कौन कौन से बागों का निर्माण किया है, या कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया है, तो आपको बाबर की आत्मकथा पढ़नी होगी, ठीक है। अब देखिए, योजना और उनके बारे में रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे। जो बाग योजनाएं थी, बाग किससे घिरे होते थे? दीवारों से, तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। अर्थात जहाँ बाग होते थे वो क्या होता था? 4 भागों में डिवाइड कर देते थे और उसमें कृत्रिम नहरें भी बनाई जाती थी, ठीक है। कृत्रिम नहरें का मतलब आर्टिफिशियल रिवर, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल कैनल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कैनल। जैसे कि आप वो देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल से पहले एक आर्टिफिशियल कैनल, नहर बनाई गई है। तो नहरों का निर्माण भी करते थे। जब बाग बनाते थे या कोई बिल्डिंग बनाते थे तो वहाँ क्या करते थे ये लोग? नहर भी बना देते थे, एक आर्टिफिशियल ऐसी। एक प्राकृतिक नहर होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो औपचारिक बागों की योजना, उनके बारे में खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है अपनी उसमें आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ये जो बाग थे कितने हिस्सों में बटे होते थे? 4 भागों में, इसलिए इसको क्या कहते थे? 4 बाग कहते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। जो 4 बाग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था सबसे पहले, ऐसे पूछ सकते हैं कि 4 बाग बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो अकबर। तो कुछ सर्वाधिक सुंदर बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। आप चित्र 9 में देख भी सकते हैं क्या था? अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार हुए। अकबर के शासनकाल में क्या है? कई वास्तुकला मतलब कई सारी बिल्डिंगें बनाई गई, नई नई बिल्डिंग बनाई गई। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। जो तैमूर था, तैमूर के मकबरों से लेकर के यहाँ नई नई बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, नए नए मकबरों का निर्माण किया गया अकबर के समय में। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्मद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा
शत की परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने थे। ठीक है, तो देख सकते हैं ताजमहल देख लीजिए। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। अब ये देख लीजिए मयूर सिंहासन है, दिल्ली में दीवान आम के सिंहासन में छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान खाक और दीवान आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुल अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए आगे। यह आगरा के ताजमहल के बारे में दिखाया गया, देख सकते हैं कितना सुंदर महल बनाया है शाहजहां ने। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी कवर कर लेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।